नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बीओएम एकेडमी चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। आप सभी संख्या 1 2 3 4 5 6 इस सभी संख्या को जानते हो। आप इन सभी संख्याओं का इस्तेमाल काउंटिंग में, पैसे गिनने में, मोबाइल के पासवर्ड में, कहीं ना कहीं इस सभी का इस्तेमाल आप इन सभी संख्याओं को जानते हैं, इस सभी संख्याओं से चित परिचित है। क्या आपको ये चीजें पता है कि संख्याओं का परिवार कितना बड़ा है? इस संख्याओं के परिवार में कौन कौन सी और संख्या आते हैं? क्या आप कुछ ऐसे संख्या को भी जानते हैं जिसे आप खुद लिख भी नहीं सकते? जी हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस है आपको। ये क्वेश्चंस हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आज हम लोग इस नंबर को ही समझने वाले हैं, इस नंबर के खेल को ही पढ़ने वाले हैं। और शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से, जो कि क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से। बच्चों, हम इस नंबर सिस्टम को दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक भाग रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और दूसरे को इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या के रूप में बांट सकते हैं। बच्चों, काल्पनिक संख्या की चर्चा क्लास 11th एंड 12th इसके ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इन सभी संख्या और रियल नंबर को हम क्लास 9th और 10th में डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर जो है बच्चों, रियल नंबर, अब इसमें देखिएगा तो रियल नंबर में बहुत सारे नंबर इंवॉल्व है। अब रियल नंबर में पहला नंबर हम नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या, कंपोजिट को भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये कुछ नंबर सिस्टम के फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री में देखिएगा तो ये नंबर सिस्टम दो भागों बटा है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हम ये चैप्टर 10वीं में इसका अलग से चैप्टर बन जाता है। पहला चैप्टर ये है बच्चों 10th का, और इसमें ये सारे के सारे संख्या इस्तेमाल होंगे, है ना। इन सारी संख्याओं के बारे में और भी ज्यादा डिस्कशन करने को मिलेगा, और भी ज्यादा एनालिसिस करने को मिलेगा। फिलहाल हम इस नंबर सिस्टम में रियल नंबर के और भी कई सारे छोटे छोटे सब टॉपिक्स में बटे हुए हैं, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर्स को पूर्णांक, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, को प्राइम सभाज्य संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ये फैमिली ट्री ऑफ द नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम के परिवार के ये वृक्ष है। अब बारी बारी से एक एक पॉइंट्स को, एक एक नंबर को उठा करके उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों, बेसिकली ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। चलते हैं हम नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है? प्राकृत संख्या, उसे हम एन से भी डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या होती क्या है? तो जितनी भी गिनती की संख्या है वो सभी के सभी प्राकृतिक संख्या कहे जाते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर इज नोन एज द नेचुरल नंबर। ऑल द
गिनती की संख्या को बेटा नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती शुरुआत कहां से होती है? क्या जीरो से आपने शुरुआत करते हो क्या गिनती का? तो भैया नहीं, गिनती तो शुरुआत होती है वन से। तो जी हाँ, 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये इन्फिनिटी तक जाएगी, है ना। ये सभी के सभी क्या है बच्चों? तो प्राकृत संख्या है। ये सभी के सभी क्या है बेटा? प्राकृतिक संख्या, मतलब कि n है ये। सेकंड नंबर पे चर्चा कर रहे हैं बच्चों होल नंबर की। होल नंबर, होल नंबर पूर्ण संख्या कह रहा है कि शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आप देखिए, शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 8, ये चलते चलते इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर हो गया। अगर इसी नेचुरल नंबर का आगे अगर हम शून्य लगा दें तो अब क्या हो गया? शून्य से शुरू होने वाले नेचुरल नंबर, शून्य से शुरू होने वाले नेचुरल नंबर ये क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। देखिए हमने क्या कहा बच्चों? नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। होल नंबर में क्या बेटा? तो द नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ जीरो इज नोन एज होल नंबर। जितने भी मतलब शून्य से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यहां पे एग्जांपल देखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, ये ऐसे चलती हुई चली जाएगी। यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी में पहला ही चैप्टर में दे रखा है। क्या क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है क्या? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है क्या? इसको हम W से डिनोट करते हैं, W। तो अब क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? दूसरा इस तरह से आपसे दूसरा ये भी पूछ सकता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो अब आप यहां पे आकर के डिस्कशन कर सकते हैं। क्या आपको क्या कह रहा है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है क्या? ऑल द नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, है या नहीं? तो आप देखोगे भैया नेचुरल नंबर कहां से कहां तक शुरुआत होती है? तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये चलते हुए चले जाएगा। जबकि W होल नंबर किससे शुरुआत होती है बच्चों? तो होल नंबर पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, ये चलते हुए चले जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर पूरे के पूरे कहां आ जा रहा है? यहां से यहां तक नेचुरल नंबर है कि नहीं है? ये यहां से नेचुरल नंबर है और ये पूरे के पूरे कहां आ जा रहा है? होल नंबर में आ जा रहा है। जी हाँ भैया, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या, सभी ये पूर्ण संख्या में कहां शुरुआत होती है? तो ये पूरा 0 1 2 3 4 5। तो क्या ये पूरे के पूरे होल नंबर नेचुरल नंबर है क्या? तो आप कहोगे नहीं, जी नहीं। क्यों नहीं? तो क्योंकि ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्या ये चीज समझ में आई क्या? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इंटीजर्स की ओर, है ना। हम लोग नेचुरल नंबर होल नंबर को पढ़ लिया, अब हम लोग इंटीजर्स को पढ़ने वाले हैं। देखिए पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? हमने क्या कहा बच्चों? सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्या और शून्य
पूर्णांक होते हैं। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर है, चाहे वो नेचुरल नंबर है या होल नंबर, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे बच्चों? इंटीजर्स कहलाएंगे। अब इसका डायग्राम अगर देखा जाए, देखिए ऐसे भी आप इस चीजों को इंटीजर्स को समझ सकते हैं बच्चों। इस इंटीजर्स के बीच में हम किसको मान लेते हैं? शून्य को, जीरो को मान लेते हैं। ये जीरो है। इसके दाएं तरफ जो है 1 2 3 4 5 एटसेट्रा ये चलते हुए चले जाती है प्लस इन्फिनिटी तक। इसी ढंग से अगर बाईं तरफ देखेंगे तो माइनस का 1 -2 -3 -4 और ये चलते हुए चले जाता है माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी तक। बच्चों ये जो जीरो है, ये जीरो ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इसके शून्य के आगे वाले सभी टर्म पॉजिटिव्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। उसी ढंग से ये इसके बाएं तरफ देखिएगा तो सभी के सभी नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स मतलब एक नया क्वेश्चन क्या कि बच्चों क्या सभी क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ सकता है, क्या सभी नेचुरल नंबर क्या इंटीजर्स है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है? क्या पूर्णांक में आप देखिएगा तो सभी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ये सब चलते हुए चले जाएगा। यहां पे अगर जीरो से देख रहे तो ये देखिए, अगर ऐसे मैं आपको बताऊं, ये एक से लेकर के इधर सभी के सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। एन लिख दो तो समझ में आ जाएगी, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और अगर जीरो से देख ले ऊपर, जीरो से इधर देखा जाए, ये सभी के सभी क्या है? होल नंबर है, डब्ल्यू है, पूर्ण संख्या। मतलब आप ये कह सकते हैं, आप यहां देखिए कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या क्या हो, ये जितने भी प्राकृतिक संख्या वो सभी के सभी कहां इसमें मौजूद है? कैसे? तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे हैं यहाँ पे, है ना। अगर पूर्णांक की बात किया जाए, पूर्णांक कहां शुरू होती है बच्चों? तो पूर्णांक शुरू होती है 0 1 2 3। अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो 1 2 3 4 ऐसे हुए चलते हुए चले जाएगा। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो 0 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए चले जाएगा। तो आप ये देख लीजिए कि सभी प्राकृतिक संख्या ये पूर्णांक में उपस्थित हैं, सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक में उपस्थित है यहां से। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक है और सभी पूर्ण संख्या भी पूर्णांक है। मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर्स, every whole number is also integers, but every integers is not a natural and whole number। मतलब पूरी पूर्णांक, जितनी भी पूर्णांक है, मतलब सभी पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है और ना पूर्ण संख्या हो सकते हैं, है ना। तो ये आपकी चीजें ये भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गई। चलिए अब एक चीज मुझे बता दीजिए, अब आपके क्वेश्चंस में थोड़ी सी एक चीज और समझ लीजिए। क्या? आप ये समझ लीजिए, अगर आपसे ये कहा जाए क्वेश्चंस कि आप प्रथम पांच धनात्मक पूर्णांक लिखिए, 5 धनात्मक पूर्णांक लिखिए, तो आप क्या करिएगा? फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आप एक चीज मुझे बताइए क्या करिएगा? तो आप यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने के लिए जाए तो पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से हो जाएंगे बेटा? आपको तो पता है कि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 यही चलेगा। 1 2 3 4 5, है ना। यहां पे ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर आपको यही चीज कहा जाए कि प्रथम 5 या 3 निगेटिव इंटीजर्स बताओ, मुझे ऋणात्मक पूर्णांक बताइए, तो क्या सब हो जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स में, ऋणात्मक पूर्णांक में?
पूर्णांक में -1 -2 -3। चलिए आइए, अगर 3 कहे तो 3 और 4 4 जैसे कहेंगे। अब तीसरी चीज है इसमें समझने वाली क्या कि बच्चों अगर आपसे ये कह दिया जाए कि प्रथम 3 लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्या बताइए, लगातार क्रमागत कहा जाता है बेटा, कंजुकेटिव, लगातार को क्रमागत कहते हैं। तो क्रमागत 5 धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखिए, तो आप क्या कह रहे हैं, कैसे करोगे बेटा? तो अगर आपको यह कह दे कि 5 से 4 लगातार क्रमागत संख्या लिखिए धनात्मक, तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, 6 7 8, मतलब 4 लिख दिए, 5 से 4 हो गया ये। लेकिन अब सीधे सीधे ये कह दे, हमने कहा कि 5 से लिखने के लिए, तो आपने 5 6 7 8 लिख दिया है ना, लेकिन सिर्फ ये कह दे कि लगातार 3 धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखिए, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स लिखिए, तब क्या करिएगा? तो आपको तो पता नहीं ना कहां से शुरू करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले वाले क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। इस चीजों को यहां समझिए, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। बच्चों इस चीजों का इस्तेमाल बहुत बार होता है, इसलिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि अगर आप ये देखिए कि कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पूछ रहा है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है, तो अगर आपसे कह दिया जाए कि संख्या में कि 5 है पहला, तो 5 के बाद अब क्या हो जाएगा, 6 7 8 जो भी है उसके बाद चलते हुए चले जाएंगे। अगर आपसे कह दे कि स्टार्टिंग 12 से करो, तो 12 के बाद 13, फिर 14 15, ये एक्सेट्रा चलते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर संख्या स्टार्टिंग आपको कह दे यहां से चलो, तब तो आप एक जोड़ते जोड़ते वहां तक पहुंच जाइएगा। लेकिन सिर्फ कह दे लगातार संख्या आप बताइए, तब क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में संख्या स्टार्टिंग नहीं दे रखा है, तो ये अननोन नंबर है, तो हम उस अननोन नंबर को एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे? एक्स। तो अगर पहली धनात्मक संख्या एक्स है, तो अगली क्या हो जाएगी? जैसे मान लीजिए कि 12 था, 12 के बाद पहली संख्या 12, उसके बाद 13 किया, तो 12 से 13 कैसे आया होगा? तो आप कहेंगे भैया 12 से 13 तभी आ सकता है जब हम इसमें एक जोड़े होंगे। जी हाँ। फिर 12 से 14 कैसे आएगा? तो जब इसमें आपने कितना जोड़ा होगा? भैया 2 जोड़े होगा। तो फिर 15 कैसे आएगा? तो भैया आप इसमें कहीं ना कहीं 3 जोड़े होंगे। तो हाँ, मतलब जब एक, अगर आपको 12 है तो उसके बाद एक जोड़ते चले जाइए, फिर 2 जोड़िए, फिर 3 जोड़िए, इस तरह से आप अगला लगातार संख्या आप लेते हुए चले आएंगे। तो इस केस में अगर हम पहले ही एक्स मान लें, तो दूसरा लगातार संख्या क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 1। फिर उसका अगला क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस 2। फिर उसका अगला क्या हो जाएगा? x प्लस 3। अब इन चीजों का हम इस्तेमाल बहुत करेंगे, इसलिए हमने लिखा है कि जब भी क्रमागत संख्या पूछ दिया जाए, क्रमागत संख्या के बारे में बात कर दिया जाए, तो आप वहां पे x और उसका बदला क्या, उसका अगला वाला क्या हो जाएगा? x प्लस 1। ना कि कई सारे बच्चे कहते हैं 1x 2x, तो ये तो मल्टीपल के फॉर्म में हो गया ना, तो गुना में आ गया। लेकिन अगला संख्या तो प्लस करके ही आता ना बेटा। 12 के बाद 13 कैसे आया होगा? तो एक जोड़ा हो गया होगा। फिर 12 से 14 का जब कैसे आया होगा? तो 2, तब तो ये क्रमागत संख्या बनी है। तो हम क्या करेंगे? जोड़ते हुए चले जाएंगे। क्या इंटीजर्स के भी ये पॉइंट समझ में आ गई? अगर आ गई है तो अब चलते बेटा प्राइम नंबर के बाद, है ना। चलिए बेटा, हमने इंटीजर्स को भी पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया है, 5 5 हो रहा है, इंटीजर्स पढ़ लिया। अब हम चलते हैं प्राइम नंबर के पास। देखिए प्राइम नंबर, इसे अभाज्य संख्या हिंदी में कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे बेटा? अभाज्य संख्या द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब यहां पे एक नया टर्म आई बच्चों, ये गुणनखंड, फैक्टर। ये फैक्टर्स क्या होता है? तो अब एक चीज मुझे बता दीजिए, फैक्टर्स का सीधा सीधा समझ लीजिए कि कोई भी संख्या किन किन संख्या से विभक्त हो रहा है, कट रहा है, वो उसकी क्या हो जाएगी?
फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे 12, तो बेटा 12 किस किस से डिवाइड होगा, किस किस से कटेगा, तो भैया एक से तो कट ही जाएगा, तो जी बिल्कुल। ये 2 से भी कट रहा है तो जी ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर 3 से भी कट रहा है, ये भी इसके फैक्टर है। ये 4 से भी कटेगा, ये भी इसके फैक्टर है। ये 6 से भी कटेगा, ये भी इसके फैक्टर है। और ये 12 से भी कटेगा, ये भी इसके फैक्टर है। मतलब जो जिस संख्या, कोई भी अंक या कोई भी नंबर जिस जिस अंक से कटे, जिस जिस नंबर से कटे, वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो 1 2 3 4 6 और 12 ये 12 के क्या हो जाएंगे बेटा, फैक्टर्स हो जाएंगे, है ना। तो कह रहा है कि ऐसे 12 के कितने सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिल गया, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स देखने को मिल गया। तो जब ये 2 से अधिक जिसका फैक्टर हो जाए तो वो क्या हो जाता है बेटा, वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, वो प्राइम नंबर नहीं रह जाता है। तो ऐसे में आप प्राइम नंबर कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों, तो प्राइम नंबर सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है बेटा 2। एक प्राइम नंबर नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है, तो सबसे छोटी हो जाएगी 2 3 5 7 11 13 17 एक्सेट्रा, है ना। इस सभी को देखिए तो ये सभी 2 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। कैसे, तो भैया 2 किस किस से कट रहा है, तो 2 कट रहा है भैया 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा। द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, इसको लिख दीजिए 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। इसका आगे आप लोग जोड़ सकते हैं 1 एंड इटसेल्फ, है ना। वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं, है ना, स्वयं। इसके अतिरिक्त तो किसी से ना कटे। जैसे देखिए 2 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है स्वयं से। 3 किससे कट रहा है बेटा, तो ये कट रहा है 1 से और 3 से, और किससे कट रहा है नहीं। इसी तरह से 5 किससे कट रहा है, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 1 से और 7 से, तो इसके अलावा ये किसी से नहीं कट रहा है। तो ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अगला नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है बेटा, द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे बेटा 12 को देखा है तो 2 से अधिक नंबर हो गया ना, तो ऐसे वो सबसे छोटी आपको कंपोजिट नंबर देखने को कौन सा मिलेगा, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, है ना। इस ढंग से आप देखिएगा बच्चों। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये किस किस से कट रहा है, इससे पहले हमने 2 और 3 को कहां देख रखा है, ये प्राइम नंबर में देख रखा है। और एक को तो पता है नॉट टू प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि उसके तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, अकेला है, इसलिए वो प्राइम में नहीं कंपोजिट काउंट किया जाता और ना ही कंपोजिट में काउंट किया जाता है। नहीं आभास संख्या में, नहीं भाज्य संख्या में। कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए। अगर जिसके 2 हो रहे हैं वो प्राइम नंबर, और 2 से अधिक हो रहे हैं तो कंपोजिट नंबर, है ना फैक्टर। तो एक तो खुद 1 से ही कट रहा है ना, तो ऐसे में वो नहीं कंपोजिट नंबर है और नहीं प्राइम नंबर है। अब देखिए 4 इसके कितने फैक्टर हो गए बेटा, ये 1 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा और ये 4 से भी कटेगा, 3 इसका फैक्टर हो गया। अब ये किस किस से कट रहा है बेटा, ये 1 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, फिर 6 से कट रहा है, ये 1 से 2 से 4 से 8 से, ये 1 से 3 से 9 से, है ना। इस ढंग से आपने पाया कि ये सारे इसके 2 से अधिक इसके फैक्टर है, 2 से अधिक इसके गुणनखंड है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, है ना बच्चों। 9 जो है, 9 सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या। सबसे पहला विषम भाज्य संख्या कौन सा है बेटा, 9 है, 9, है ना। ये भी चीज आपको समझ में आ गई। तो आपने प्राइम नंबर भी समझ लिया, कंपोजिट नंबर भी समझ लिया, है ना। चलिए कंपोजिट हो गया, अब हम चलते हैं को प्राइम के बारे में, है ना। देखो प्राइम नंबर, इसे बोलते बेटा सह अभाज्य संख्या।
सहभाज्य संख्या। अगर बात किया जाए सहभाज्य संख्या के बारे में, क्या होता है सहभाज्य संख्या? देखिए सहभाज्य संख्या क्या होता है बेटा? द पेयर ऑफ नंबर, द पेयर ऑफ numbers which have not common factor other than 1। मतलब वो कोई भी दो संख्या जिसका एक के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर्स ना हो, उससे हम क्या कहेंगे बच्चों? को प्राइम नंबर। कोई भी दो प्राकृतिक संख्या जिसका HCF या महत्तम समावर्तक एक हो, वह सहभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल को देख करके आप समझिए। सपोज करिए कि मैंने एक संख्या ले लिया 2 और दूसरी संख्या ले लिया 3। ये दो संख्या है, अभी क्या दोनों संख्या को प्राइम है या नहीं, इसकी जांच करिए। तो अब इसकी जांच करने के लिए हमने क्या कहा? इन दोनों का HCF एक के अलावा कुछ और ना होना चाहिए। तो अब इस दोनों का आप HCF निकालिए। तो जब इसका HCF निकालिएगा तो HCF कैसे निकालते हैं तो पता होनी चाहिए। अब 3 में 2 से डिवाइड कर लो और एक, और इसी जो रिमाइंडर बचा इसी रिमाइंडर से फिर ये जो यहाँ पे डिवाइजर है इसको बेटा फिर से डिवाइड करते हैं ना। तो 1 के टेबल में ये क्या आएगा? 2 बारी में आ जाएगा। तो मतलब ये टोटल किससे कट गया? तो ये 1 से कट गया। तो इसका ये HCF आ गया 1, ये HCF आ गया। तो इसका HCF कितना आ गया बेटा? तो आपको भी HCF तो 1 आ गया। तो जिस भी दो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर का HCF 1 आ जाए तो वो क्या होगा? को प्राइम होगा या यानी सहभाज्य होगा। क्या होगा? सहभाज्य संख्या होगा। ये क्या है बेटा? तो सहभाज्य संख्या। और दूसरा एग्जांपल लेकर के देख लीजिए। तो दूसरा एग्जांपल हम ले लेते बेटा, जैसे 4 और 6 की। 4 और 6 की अगर हम ले लें तो अब इसका HCF निकालने जाए तो इसका HCF निकालिए। तो HCF कैसे निकालते वो आपको अभी बता दिया। HCF निकालिए तो 6 बड़ा, इसको अंदर करिए 4 से, ऐसे ये कट गया कैरी, यहाँ पे 2, अब ये 2 यही रहेगा तो अब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इस 4 को। 2 के टेबल में 2 बारी में 4 आ गया, मतलब पूरी तरह से किससे कट गया? इस 2 से कट गया। तो ये HCF क्या आ गया इसका? तो HCF आ गया 2। तो यहां इसका HCF कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। तो इस केस के लिए हम क्या कहा कि एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए HCF उसका, तो ही वो को प्राइम नंबर होगा। तो यहां पे 2 आ गया तो ये को प्राइम नंबर या सहभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है ना बेटा। आप इतना समझ लीजिए कि ये जो इसका कहने का को प्राइम का सेंस क्या हुआ कि कोई भी दो प्राकृतिक संख्या ये एक के अलावा किसी और से कॉमन रूप से विभाजित ना हो। ये दोनों संख्या, जैसे ये 2 देखिए ये भी 1 से विभाजित हो रहा है और 3 ये भी 1 से विभाजित हो रहा है। अब देखिए अगर ऐसे आप करिए इसको देखिएगा तो ये 2 किससे डिवाइड हो रहा है? तो भाई 1 से हो रहा है और ये 2 से हो रहा है। ये किससे हो रहा है? 1 से हो रहा है और ये 3 से, मतलब डिविजिबल हो रहा है। तो कॉमन क्या है इसका? 1 है। 1 के अतिरिक्त किसी और संख्या से हो रहा है तो नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर है ना। अब देखिए यहां पे ये किससे कट रहा है? ये 1 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है। इसी ढंग से इसको देखिए, ये 1 से कट रहा है भैया, ये 3 से कट रहा है और ये 6 से कट रहा है। तो क्या, अच्छा 1 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है और ये 6 से कट रहा है। तो ये देखिए इसमें कॉमन मल्टीपल्स इसका कौन क्या सब है फैक्टर? तो 1 भी है, फिर 2 भी है। तो 1 के अतिरिक्त दूसरा भी, तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? हम हाईएस्ट को काउंट करेंगे तो हाईएस्ट इसका क्या है? 4 है, मतलब 2 है। तो 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 के अतिरिक्त कोई और संख्या से विभक्त हो रहा है। तो ये इसका को प्राइम नंबर, ये 4 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम आगे की क्लास में करेंगे, है ना बेटा।
तो इतना समझ लीजिए कि को प्राइम नंबर कौन होगी और कौन नहीं होगी, है ना। तो बारी है बेटा रेशनल नंबर की, परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या देखिए बेटा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? द नंबर विच expressed as the form of p by q, where p and q are integers and q equals to नोट जीरो, है ना। q equals to नोट जीरो मतलब वह संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सकता, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हो, एक पूर्णांक हो, तथा q बराबर शून्य ना हो। q बराबर इज नॉट, ये क्या है, शून्य ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, परिमेय संख्या। अब एग्जांपल एक बता दीजिए भैया, एग्जांपल में देखा करके। देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे बच्चों एक, तो एक p बाय क्यू के रूप में है या नहीं है, लिख सकते कि नहीं लिख सकते भैया, हम बिल्कुल, हम किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। क्यों, 1 लगाने से किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संख्या वहीं पे रहेगा। 1 लगाने का तो 1 से डिवाइड करना, और 1 को 1 से डिवाइड करिए तो भी 1। आप मान लीजिए 2, तो 2 के नीचे भी हम क्या लगा दिए, 1 लगा दिए। आप मान लीजिए 10, तो 10 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं, है ना। अगर आपको कहा दिया जाए कि 4, तो 4 भी क्या है, परिमेय संख्या, इसके नीचे भी हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। हम बताएंगे, इसके डिस्कस करेंगे। अगर हमने लिख दिया माइनस का 10, तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो भैया हाँ ये भी है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि हमने नीचे 1 लगा दिए, ये p बाय q के रूप में लिखा गया, तो ये एक पूर्ण परिमेय संख्या, ऐसे नहीं है। हम चेक करते हैं, देखिए ये अगर 1 बाय 1 हम सभी संख्या के नीचे तो लगा ही सकते हैं एक, तो ये भी क्या हो गया बेटा कि ये p हो गया ऊपर वाले और नीचे वाले q हो गया, तो p बाय q के रूप में लिख दिए। और p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स में आपने क्या पढ़ा था, ये देखिए ये इंटीजर्स में आपने पढ़ा था यहां पे कि 0 1 2 3, ये इन्फिनिटी तक जाएगी। इधर माइनस का 1 -2 -3, ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे 1 भी क्या है बेटा, इंटीजर है, नीचे वाला भी 1, तो p और q दोनों पूर्णांक है। p और q क्या है बेटा, दोनों ही इंटीजर्स है, पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए 2 और 1 है, तो 2 और 1 में 2 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, ये सारे के सारे। यहाँ पे माइनस का 10 है, तो माइनस भी तो है, माइनस की संख्या भी तो इंटीजर्स है, होल नंबर भी तो इंटीजर्स है बेटा, तो ये भी एक क्या है, इंटीजर्स है। तो जब क्या कहे, तो जिसे p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहां p और q दोनों ही पूर्णांक हो, q बराबर मतलब जो डिनोमिनेटर हर का स्थान है वहां पे शून्य नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शून्य नहीं होना चाहिए, तो ये भी ठीक है, ये भी हो सकता है। अगला नेक्स्ट एक अब देखा जाए, हम लिख दूं यहाँ पे एग्जाम्पल में 4/6, तो क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो जी बिल्कुल है परिमेय संख्या। कैसे बेटा, तो ये देखिए यहाँ पे 4/6, ये p बाय q के रूप में लिख दिया हम, और ये भी 4 भी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है ना, दोनों इंटीजर्स है। तो इस तरह से, और q के बराबर 0 भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो गया। इतना ही नहीं, अगर आपको जैसे हमने लिख दिया 4.5, तो क्या ये परिमेय संख्या है, हम इसके नीचे लिख दे रहा हूं, है ना बेटा, यहां पे हम लिख दिया 4.5, तो क्या ये परिमेय संख्या है, तो आपको भैया ये तो अभी तो नहीं है परिमेय संख्या। क्या आप इसको देखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़िएगा, तो 4.5 इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम तो 1 तो लगा दिए, 1 लगा दिए, हाँ बिल्कुल 1 तो लगा ही सकते हैं। अगर इसको आप पॉइंट हटाने जाइएगा, तो पॉइंट हटाते ही क्या आ गया, 10 आ गया, तो ये क्या हो गया, 45/10, है ना, तो ये भी p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये जो डेसिमल वाले हैं, ये भी परिमेय संख्या है। और ये कौन सी डेसिमल है, शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग है ना, शांत दशमलव है। अगर वहीं पे ये बात कर दिया जाए कि 0.3333 है ना, तो ऐसे में क्या करेंगे, तो ये क्या है, क्या भैया ये रेशनल नंबर है क्या, तो भैया परिमेय संख्या है क्या, तो इसको क्या करोगे, तो आप आगे हम इसके बारे में पढ़ाएंगे कि ये इसको हटाएंगे, इसके डेसिमल हटाएंगे, तो नीचे में क्या आ जाएगा, जो संख्या रिपीट हो रही है, इसको देखिए, जो संख्या रिपीट हो रही है, कौन सी संख्या रिपीट हो रही है भैया, तो 3 हो रही है, एक ही संख्या रिपीट हो रही ना, बस ऊपर वाला जो संख्या है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, जितनी बार जो संख्या रिपीट हो रही है
कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? तो 3 रिपीट हो रही है, एक ही मात्रा है, तो उतने बार 9 दे दीजिए। तो एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार हमने क्या दे दिया? ये 9। तो ये भी, इसको भी हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया बेटा? परिमेय संख्या हो गया, है ना? ये भी परिमेय संख्या। तो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों? तो दशमलव भी परिमेय संख्या होती है, दशमलव भी परिमेय संख्या होती है ना? दशमलव मतलब डेसिमल, डेसिमल भी क्या होता है बेटा? परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। लेकिन कौन सी डेसिमल? सभी डेसिमल नहीं होते हैं। डेसिमल भी हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग तो आपने देखा कि दशमलव जो टर्मिनेटिंग वाला है वो सभी के सभी परिमेय संख्या तो होंगी होंगी, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग वाला डेसिमल होता है, अशांत पुनरावृत्ति या आवर्ती दशमलव जो होता है, वो भी परिमेय संख्या होती है। इसके बारे में आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी इतना ही जान लीजिए। इसके अतिरिक्त और भी चीजें पूछा जाता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है क्या? तो आप देखिएगा शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए शून्य, तो शून्य जो है, क्या इसके नीचे आप शून्य के नीचे एक लगा सकते हो क्या? जी हाँ, एक लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक में जीरो में एक से भाग दीजिए तो भी क्या जीरो ही रहने वाली, तो हमने लगा दिया। अब पी और क्यू दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, पी बाई क्यू के रूप में आ गया। तो जी हाँ, अब पी और क्यू दोनों पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो पी मतलब पी की जगह पे क्या बेटा? जीरो, तो जीरो भी एक पूर्णांक है, देख लीजिए, और एक भी पूर्णांक है, तो मतलब दोनों। तो शून्य पी बाई क्यू क्या हो गया? पूर्णांक भी हो गया। क्यू के स्थान पर जीरो नहीं होना चाहिए, पी के स्थान पर जीरो चलेगा। हमने क्या लिखा है? क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो क्यू है नीचे वाला डिनोमिनेटर वो नहीं होनी चाहिए जीरो, लेकिन न्यूमरेटर जीरो चल सकती है। तो इसलिए शून्य भी क्या है? एक परिमेय संख्या है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट चलते बच्चों हम लोग इरेशनल की तरफ, है ना? चलिए, इरेशनल में क्या होगा? इरेशनल में क्या होगा कि वो संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, बस इतना ही। एक बार हेडिंग यहां पे हम लिख दे रहे हैं, इरेशनल, है ना? द नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड, विच कैन not expressed as the form of p by q where p and q are the integers and q equals to not zero। वही संख्या, वह संख्या जिसे p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। यहां पे क्या लिख देंगे? नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों ही एक पूर्णांक हो तथा q इक्वल टू नॉट जीरो, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? अपरिमेय संख्या। तो अब अपरिमेय संख्या क्या होगा ये देख लीजिए। उसमें हम किस किस चीज को एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? तो पाई, इसकी क्या होता है बेटा? पाई। अब पाई की वैल्यू एग्जैक्ट आप देखने चाहिएगा, तो हम लोग तो लिख देते हैं क्या? 22/7। आपको दिखेगा ये पाई की जगह पर तो 22/7 होता है। ये पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हैं। ये एक्चुअल में 22/7 ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? तो बेटा आप इसको जो भाग करने जाते हो तो आप लिखते हो 3.147। ये चलते हुए चलिए चला जाता है, ये चलते हुए चले जाता है। मतलब ये कैसा डेसिमल है? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वेरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग मतलब अशांत अनावृत्ति दशमलव है। तो अशांत अनावृत्ति दशमलव जो होता है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? अगर आप एक चीज मुझे बताओ, जो अब हम किसी यहां पे ऐसे लिख दूं, जैसे ये चलते हुए चले जा रहा है, ये 3.5, तो ये आपको दिख रहा है ना 3.4 है, तो आपको दिख रहा है कि डेसिमल के बाद एक अंक है, तो आप वहां पे ये पॉइंट हटा करके एक शून्य दे सकते हो। हाँ, ये दिख गया। लेकिन यहीं पे अगर 0.33 ऐसे दिख जाए, तो आप ये दिख रहे हो कि भैया एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो भी आप यहां पे लिख सकते हो 3/9 लिख सकते हो। ये बताऊंगा 9 कैसे आता है, ये लिख सकते हो। लेकिन जो टेढ़ी चाल चले, ये उल्टे पुल्टे कुछ भी आ सकते हैं। कितने? एक तो रिपीट हो रहा है, अब रिपीट में भी कितने रिपीट होंगे, क्या सब आएंगे, ये नहीं पता है, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वेरिंग कहते हैं, और वे अपरिमेय संख्या होती है ना, अपरिमेय संख्या। अब जैसे अपरिमेय संख्या में और क्या होता है बच्चों? तो रूट के अंदर अगर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या है ना, अपूर्ण वर्ग संख्या हो, है ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर ना है
तो भी ये क्या होगा बेटा, ये इरेशनल नंबर होगा। ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, है ना। जैसे में √3, √2, √4 नहीं, ये √4 क्या बेटा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रेशनल हो जाएगा, है ना। हमने क्या कहा, अपूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए, तो ये तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये नहीं होगी। लेकिन यहीं पे √5, √7, √6 ये सब क्या बेटा, ये हमने ये सभी पॉइंट्स को पढ़ लिया है ना। अब इस चीजों को आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसमें बहुत ज्यादा और एक्सप्लेनेशंस करने हैं। अब इस पॉइंट्स को धीरे धीरे अपने चैप्टर के अनुसार हम लेके चलना। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल, ये फाउंडेशन था जो हमने आपको तैयार करा है, लेकिन आगे की चीजें और भी ज्यादा हमको पढ़ना है ना। तब तक आप इस चीजों को सब अच्छे ढंग से रिपीट कर करके पढ़ आराम से सभी चीजों को, पॉइंट्स को समझ करके इसको रट लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़ों को आदर करिए और शिक्षा को समय दीजिए। हैव अ नाइस डे।